नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के लोकसभा में एक दिन पहले दिए गए बयान और उसके बाद देश भर में चढ़े सियासी पारेखेर। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जो रिप्लाई दिया उसमें पूरा फोकस उन्होंने विपक्ष, गांधी परिवार, राहुल गांधी पर फोकस किया। खैर बात यही नहीं रुकने वाली। आने वाले दिनों में बात अगर एक दिन बाद की राजस्थान विधानसभा की कर लेते हैं तो जैसे बुधवार को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, ये उसमें भी दिखाई देगा। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक इवनिंग में हम चर्चा कर रहे हैं, सुबह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर के निशाना साधा। जवाब में गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा। तो इससे लगता है कि तलखी साफ है और ये इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। जितना इसे खींचा जाएगा उतनी खींचती चली जाएगी। और क्या होगा इसका पटाक्षेप, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत सारे हैं। इन मुद्दों से सियासी हल या सियासी हलचल तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई भला होता होगा। चाहे राहुल गांधी बोले, चाहे प्रधानमंत्री जवाब दें, ये भावनाओं से जोड़ के कहा जा सकता है। राहुल गांधी भी कहें वो बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी कहे तमाम धर्म और समाज के लिए। खैर लेकिन मुद्दे बहुत सारे थे जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। रोजगार है, महंगाई है, डेवलपमेंट है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और जो कुछ हो रहा है उसी को लेकर के। हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ हैं, भाजपा से शैलेंद्र धवाई जी हमारे साथ में हैं। राजकुमार जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, देश की सर्वोच्च पंचायत है और राज्यों की विधानसभा उस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत, ये कहूँ कि लोकतंत्र का पवित्र सदन, पवित्र मंदिर है जिसकी जवाबदेही है। और वहाँ पे उस प्रदेश के और लोग पार्लियामेंट की बात करें तो देश की जनता की आत्मा और आवाज़ वहाँ बसती है। जो जीत के जाते हैं वो एक प्रतिनिधि के रूप में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुद्दे बहुत सारे उठाए जा सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी को इन चीज़ों से बचना चाहिए था, या राहुल गांधी अपनी जगह सही हैं, बीजेपी से मुद्दा बना रही है, और क्या अब इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि इसी मुद्दे को खींचा जाएगा? योगेंद्र जी, कल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो कुछ भी कहा, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। 2014 में 44 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की और 19 में 52 सीटें आई, कल 99 सीटें आई। और 99 सीटें आने के बाद हिंदुस्तान के युवा की दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। और प्रतिपक्ष के नेता ने कल हिंदुस्तान के तमाम ज्वलंत मुद्दों को टच किया। उन्होंने महंगाई पे बहुत बात की, किसान पे, महंगाई पे, पहलवान पे, जवान पे, बेरोजगारी पे, पेपर लीक पे, नीट पे, गरीब अमीर की जो बढ़ती हुई खाई है उस पर, हिंदुस्तान में जो डर का वातावरण है उस पर, और हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी जिनका ठेका लेके भारतीय जनता पार्टी घूम रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ाने का पूरा प्रयास किया राहुल गांधी जी ने। 90 मिनट तक एक शेर की तरह वो दहाड़े लोकसभा के अंदर, और हिंदुस्तान की आवाम ने तारीफ भी की। हिंदुस्तान की आवाम ने तारीफ इसलिए की कि राहुल गांधी एकमात्र नेता ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में कल खुल के बोले, हिंदुस्तान के तमाम मुद्दों को टच किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से केवल एक हिंदू नाम का जो मुद्दा था, जिसको ये तेज बारिश के अंदर छतरी लेकर के घूम रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, कल राहुल गांधी जी ने वो छतरी की उतार दी और ये बारिश में भीगने लगे। मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आज उसका जवाब दे रहे हैं। लगभग 1 घंटे से राहुल गांधी जी के जवाब देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो असली मुद्दे हैं उन पे एक बार भी नहीं आए। महंगाई पे वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, किसान पे बोलने को तैयार नहीं है, पहलवान पे बोलने को तैयार नहीं है, जवान पे बोलने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे बोलने को तैयार नहीं है। और जहां तक आप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, भजन लाल जी की, आज सुबह उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यही मुद्दा छूने का प्रयास किया। कल 3 तारीख है, 3 जुलाई है, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में कल भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बताएंगे कि 6 महीने कैसे हेलीकॉप्टरों का प्रयोग कर रहे हो, कैसे चार्टर प्लेन का प्रयोग कर रहे हो। राजस्थान की जनता की सुन नहीं ले रहे, पानी बिजली के जैसे मामले पे त्राही मची हुई है। ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप सड़कों पे घूम लीजिए। चलिए मैं आ रहा हूं, वापस आऊंगा। मैं शैलेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, कांग्रेस अपने को जस्टिफाई कर रही है, बीजेपी अपने को कर रही है कि हम जो मुद्दे और हम जिन पे चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मुझे एक चीज़ बताइए कि इन तमाम चीज़ों से होगा क्या? मुद्दे बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट पे चर्चा होनी चाहिए। अभी
आप कहेंगे कि राहुल गांधी को इस ट्रैक को नहीं पकड़ना चाहिए था, 140 हिंदुओं का अपमान किया, 140 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, देश का अपमान किया। इधर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जिन मुद्दों हैं उनसे बचने के लिए ये रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये बहस खिंचती चली जाएगी या फिर इस पर कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या फिर कुछ मुद्दों पे चर्चा होगी। देखिए, देश हित के मुद्दे आजकल वो हो गए, अगर मेरी नज़र से अगर मैं चाहता हूँ वो मेरी नज़र में देश हित का मुद्दा है। जनता की नज़र से जो देश हित का मुद्दा है वो देश हित का मुद्दा नहीं बचा। और देखिए, राहुल जी को जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल बाद बेमुश्किल से इनको विपक्ष का दर्जा मिला है और विपक्ष के वो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूरी इंडिया अलायंस के ये नेता हैं जो संसद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और संसद जो है वो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है और उनका एक बहुत गरिमापूर्ण पद है, बहुत संवैधानिक पद है राहुल गांधी जी का। और राहुल गांधी जी ने 10 साल से ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जी उठाते आ रहे हैं और भारत की जनता उनको आईना दिखाती रही है, निग्लेक्ट करती रही है। लेकिन वो सारे मुद्दों के साथ साथ जब वो परिपक्वता दिखाते हैं, क्योंकि अब लगने लगा था कि 20 साल भारत की सड़कों पर भ्रमण करने के बाद राहुल जी को लगने लगा होगा कि अब मुझे असली मुद्दों को उठाना है, संसद में किस तरह से आगे की योजनाएं हैं डेवलपमेंट और हम कैसे भारत का बढ़िया विकास कर सकें, कि जो बुनियादी समस्याएं उनको कैसे हम दूर कर सकें, या कृषि की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी, एनडीए की सरकार को लाना चाहिए, उन सब पे आगे वो रोड मैप बताएंगे, उनका विजन रिफ्लेक्ट होगा एलओपी के हैसियत से। लेकिन उन्होंने फिर देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये श्रृंखलाबद्ध आदत रही है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, हिंदुओं को कोसना, हिंदुत्व को गाली देना, ये आज की परिपाटी नहीं है। ये तो जब से भारत आजाद हुआ इन्होंने धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े करे। आप देखिए, यही वो राहुल गांधी जी है जो विदेशों में जाके मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। यही वही राहुल गांधी जी है जो जाके ये कहते हैं कि हिंदू भाई जो है वो मंदिरों में जाकर महिलाओं को छेड़ते हैं। ये वही राहुल गांधी जी की पार्टी है जिसने हिंदू आतंकवादी करार दिया कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, और उन्होंने भगवा आतंकवाद का एक नारा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जब इनकी सरकार थी। यही वो पार्टी है जिसके गृह मंत्री जी, जो पहले गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे, वो जब जाके कहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक है, उनको शस्त्र देकर ट्रेंड किया जा रहा है, और इस तरह की जब वो उलूल जुलूल बातें करते हैं और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर आते हैं और जब स्वयं गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं विपक्ष के नेता, तब वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया था, और उनको माफी मांगनी पड़ती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि ये सिर्फ क्योंकि इनकी जो सोच है वो औपनिवेशिकवादी सोच है, उससे निकल नहीं पाए। यही वो पार्टी है जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रही थी और वो कहती थी कि अगर दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, तो बहुसंख्यक लोगों को ही अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आप बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ बहुसंख्यकों पर डाल दिया जाता है। यही वो पार्टी है जिस तरह से ये बताए ना किस तरह से इन्होंने वक्फ बोर्ड को शक्तियां देने का काम किया। अगर राहुल गांधी जी ये कहते कि भारत में 99% दंगे जो हुए हैं, आतंकवाद हुआ है, उसके लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है, मुस्लिम समुदाय के लोग जिम्मेदार है, तो शायद हम भी तालियां बजाते। लेकिन उनकी हिमाकत नहीं है, ये सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को गाली दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले भी जयपुर में रैली की, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में अनर्गल बातें की। इनकी हिम्मत होती है क्या ईसाईयत के बारे में बात करने की, क्या इस्लाम के बारे में बात करने की? ये क्या बात करेंगे? शैलेंद्र जी, अभी अपन ही तो सुन रहे हैं, क्यों इतना आप आवाज तेज कर, आराम से कूल होकर के बात करिए। तथ्यात्मक बात रखी है मैंने सारी, लेकिन कांग्रेस का ये चुनाव में आप लेते हो, सुनिए चुनावी हिंदू सुनिए, राहुल गांधी को लेकर के जो सुना भी आपने भी सुना होगा, ऐसे इनका ये कहना है साहब, टोटली उसको खारिज भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपके सामने जिक्र किया कि बीजेपी को लेकर के कहा, राहुल गांधी ने आज भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने बीजेपी आरएसएस, और इशारा करके मैंने कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए, तो कि पूरे हिंदू समाज का ठेका इन्हीं के पास में नहीं है, जो अभी आपके सामने सुना। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज का ठेका कब लिया बताइए? कोई ऐसा ऑफिशियल बयान बता दीजिए या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बता दीजिए जो ये क्लेम करता हो कि समाज पूरे ये तो झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल भारत पर शासन किया, झूठ बोलकर। मेरा सवाल तो सुनिए। इनका ये कहना है कि हम तो आज भी पीछे नहीं हट रहे, नाम लेकर के कह रहे हैं बीजेपी के लिए
जो हिंदुत्व की, हिंदू की डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, हम उस पर कह रहे हैं। तो पूरे समाज, हिंदू धर्म, उसका बीजेपी ने ठेका कैसे ले लिया, ये इन लोगों का कहना है। अभी राहुल गांधी कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू किए थे, उससे पहले हाउस के बाद जो मुझे मतलब बाइट मिली है, वो पता नहीं अब सुबह बोले, कब बोले, हाउस में एंट्रेंस के वक्त बोले, लेकिन उनका जो बयान है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। योगेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बैठे हैं, अगर राहुल गांधी जी संसद में, जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, बहुत गरिमापूर्ण पद है, जिम्मेदारी वाला पद है, अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो क्या आप एक सबूत पेश कर सकते हैं? कोई भारतीय पार्टी का, जनता पार्टी का नेता हो जो हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, या कोई ऐसा शिविर चला रहा हो जहां हिंसा को बढ़ावा दिया जाता हो, अस्त्र की का जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता हो, तो ये बिना तथ्यों के, पहले भी मैंने आपको बताया, इन्हीं के गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी के माफी मांग चुके हैं, और आरएसएस के बारे में भी लोकसभा में इन्हीं के माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने आरएसएस के बारे में जैसे ही गलत कहा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी ने ऑब्जेक्शन किया, उनको रिग्रेट, माफी मांगनी पड़ी। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है, जो आज ये उत्सव में आज 99 सीटें लाकर ये सोच रहे हैं कि हम उत्सव मना रहे हैं। अरे भाई, आपको भारत की जनता ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। आप बताइए ना, जितनी सीटें इंडिया अलायंस की नहीं है, और इनकी अलायंस क्या कहते हैं, मैं आप बताऊं ना, इनके इंडिया अलायंस कहते हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, समूल नष्ट कर देना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वायरस है, एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या क्या शब्दों का चलिए चलिए चलिए, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, बहुत शैलेंद्र जी, आईना तो अब की बार जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखा, ये तो आपकी मान रहे हैं। देखिए, सुने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, शैलेंद्र जी प्लीज, आप दूसरे को भी सुनिए, है ना, आपसे तेज आवाज औरों की भी है, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। मैं आपने जो कहा ना, इस हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, हमारी कई बार इस पर बहस हो चुकी है, इस वजह से उस मुद्दे को नहीं लेना चाहता मैं। आईने की बात आपने की, इस वजह से कह रहा हूं। आईना देखिए, देश की जनता वो किसी को भी दिखा सकती है। मनील, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये मुद्दा आपको लगता है कि राहुल गांधी भी बच सकते थे और बीजेपी भी इसे तूल दे रही है? देखिए, बिल्कुल सदन में जब चर्चा हो रही है और राहुल गांधी जी कह रहे थे, या फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों की बात का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सियासत की जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, ये सुर्खियाँ जरूर बन सकती हैं, लेकिन समाधान कहीं ना कहीं समस्या का इसमें नजर नहीं आ रहा है। जनता का हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक बार बीच में वैसे लगता क्या है, ये समस्या केवल पॉलिटिकल है? ये यही लगता है, क्योंकि राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया, बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है। सदन क्या कांग्रेस बीजेपी के लिए बना है? जनता के मुद्दे नहीं उठने चाहिए उसके अंदर। आज सबसे बड़ा इश्यू है नीट में जिस तरह से चीट हुई है, जो वाकया हुआ, तमाम जो स्टूडेंट प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, वो सोच रहे थे कि शायद उनका एक बड़ा मुद्दा इस सदन के अंदर उठेगा। और अगर इस तरह से राहुल गांधी भी 1.5 घंटे तक नीट पर बोले होते, बेरोजगारों की आवाज वहां पर उठाई जरूर उन्होंने, लेकिन एक दायरा वहां पर कर दिया, और उन्होंने बीच में हिंदू शब्द का प्रयोग वहां पर कर दिया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का भी अगर यहाँ पर देख लिया जाए, हिंदू शब्द को वहां पर देखा गया, उसी पर पूरी बहस चल रही है। हम देख रहे 50 साल पहले का उदाहरण दिया जा रहा है, 70 साल पहले का उदाहरण दिया जा रहा है। आज का जो युवा है, आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो नागरिक है, उसके लिए क्या कुछ सदन में वो सोच रहे थे कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, सत्ता में आने के बाद में शायद उनके लिए कुछ सौगात भरी चीजें होंगी। सदन चल रहा है, सदन की काफी गरिमा भी होती है, काफी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, काफी अच्छे बिल उसमें रखे जा सकते हैं, यहाँ पर बहस हो सकती है। जो 543 सदस्य हैं, जो कि हर पूरे देश के एक एक संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इस तरह की तस्वीर बनी है, हंगामेदार तस्वीर, पहले हमने देखा कल जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे, पहली बार ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंटरप्ट किया। शायद पिछले 10 साल में इस तरह की तस्वीर नहीं आई थी, और उसके साथ साथ 5 केंद्रीय मंत्रियों ने भी इंटरप्ट किया। और आज जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो विपक्ष जो है वो शोर शराबा कहें, हल्ला कहें, नारेबाजी कहें, ये तस्वीर सदन के उभर के आ रही है। तो ऐसे में देश की जनता जो चाहती है, शायद ये नहीं चाहती है कि इतना जो सदन चल रहा है उसमें इस तरह की नारेबाजी हो, इस तरह के बयानबाजी हो, और हंगामे के बीच इस तरह का सदन चले। देश की जनता यही चाहती है कि उनके जो मुद्दे हैं
जो उनके बजट खर्च उस सदन पर चलने पर हो रहा है, जो उनको जनप्रतिनिधि बनाकर वहां तक भेजा गया है जनता की ओर से, सांसद बनाकर भेजा गया है, वो सांसद उस जनता की आवाज को उठाए, उनकी समस्या को उठाए और वहां जाकर बताए कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ये विकास होना है और इस विकास का रास्ता कहां से निकल सकता है। सत्ताधारी पार्टी चीज को बताए, बजट कैसे हो सकता है, इसका एलोकेशन क्या हो सकता है और देश की बड़ी समस्या क्या है, चाहे रोजगार को लेकर देख लिया जाए या युवाओं को लेकर देख लिया जाए, उसके ऊपर रोडमैप क्या है। विपक्ष जनता की आवाज होता है, जनता की आवाज बनकर सत्ता के जो सामने बात को रखे और सत्ता पक्ष उसको स्वीकार करे कि हां आपने ये बात रखी है और अब सत्ता पक्ष ये रोड मैप लेके आ रहा है। ये घोषणा बंद कर दे कि 50 साल पहले आपने क्या किया और कांग्रेस भी ये कहना बंद करे कि 10 साल में आपने क्या किया है, आगे क्या रूट मैप अगर बनाएंगे तो विकसित भारत की जो तस्वीर जिसकी कल्पना हर कोई नागरिक करता है शायद वो देखने को मिलेगी। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने खुद ने भी माना कि पिछले 10 साल से हमारे पास में अपोजिशन लीडर के बराबर संख्या, क्योंकि 10% सीटें चाहिए उसके लिए। आप लोगों को चलिए सौभाग्य मिला कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन गए, लेकिन राहुल गांधी को इस बात का पता था कि ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, चुनावी मंच अलग होते हैं और आपको जब बोलने का अवसर मिल रहा है और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसके अंदर आपको जनता को प्रभावित करने का एक आप में को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, उसके अलावा बातें कहने का कि आप कोई भी बात आपकी कह रहे हो तो कहनी चाहिए थी जो पब्लिक से जुड़ी हुई है। हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, आप लोग चुनावों के अंदर खूब, ये देखिए मेरा राइडर नहीं है, मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो जब बोल सकते हो आप, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, आपने मणिपुर की बात की, ठीक है, नीट की बात की, ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, वो बातें की, लेकिन उसको फैक्ट्स के आधार पे चीज़ों को रखना चाहिए था। क्योंकि आप चीज़ों को कोसते कोसते आप उस ट्रैक पे चले गए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी और आपको संविधान ने अधिकार दिया वहाँ बोलने के लिए, उस पद पे बैठाने के लिए भी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि पहले सत्र के पहली बार में ही, अभी तो अभिभाषण है, अभी तो बजट आएगा, उसके बाद में लंबी बहस चलेंगी, इनको जवाब देना होगा, बहुत जवाब क्या, अभी तो रिप्लाई से पहले ये बोलेंगे, फिर बड़ा डेकोरम होता है उसका लोकसभा के अंदर सीएलपी लीडर का भी, अपोजिशन के नेता का भी, तो वहाँ फैक्ट्स के साथ में बात करते हुए चीज़ों को रख सकते थे, बजाय इसके कि हिंदू और हिंसक, अपमानित, ये वो। योगेंद्र जी, हाथरस यूपी के अंदर जो एक संसद भवन में हादसा हुआ है, मैं मृतक परिवारों को कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके अतिरिक्त शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जहां तक आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं आपको वापस कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों की, पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है इस देश को आगे लेकर चले। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा नेता और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी आरएसएस भी परेशान है कि देश पिछले 10 साल में किस दिशा में चला गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स शायद देश किस दिशा में जा रहा है। अशोक गहलोत ने भी यही कहा, लेकिन आरएसएस के लोगों से बात हुई क्या आपकी? वो कह आरएसएस तो बयान दे रही है, आरएसएस ने बीजेपी के नेताओं को तलब तक किया है और चुनाव परिणाम आने के 2 दिन बाद ही मणिपुर को लेके एक गृह मंत्री जी ने बड़ी मीटिंग ली है और 1.5 साल से गृह मंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के बड़े नेताओं को फुर्सत ही नहीं है। मैं आपके चैनल में फिर कह रहा हूं, ये देश हम सबका है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म सबका है, गरीब अमीर सबका है। आप खुद देखिए, हिंदुस्तान का तमाम नागरिक, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान का नागरिक बोलता नहीं है और बोलेगा तो परिणाम में पता चलेगा, और परिणाम में पता चल गया। दोनों नेता टकटकी लगाए एक दूसरे को देखते रह गए। हिंदुस्तान के हिंदू लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन और वोट नहीं दिया है। अयोध्या जैसी सीट पे भी इनको समर्थन नहीं दिया है। इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार बनती है उनका ठेका छिन गया है। कल राहुल गांधी ने 50 तरह के मुद्दे लोकसभा में छेड़े, पहली बार वो अच्छा बोले। देश के लोग कह रहे हैं हमेशा उनको गलत, आप भी मान रहे हो पहली बार अच्छा बोले। मैं क्या कह रहा हूं, देश के लोग बोलते हैं पहली बार अच्छा बोले, वरना भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग जिस तरह से उनके लिए सिनेरियो सेट करके बैठे थे। कल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद निकल के आए और उन सब मिथक को तोड़ा। कल राहुल गांधी जी कितना शानदार बोले, पूरे देश ने तारीफ की। और आज प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे बालक, उस बालक ने आपको धूल चटवाई है। आप एक प्रतिपक्ष के नेता जिनकी उम्र 54-55 साल है, देश के प्रधानमंत्री, उनकी उम्र 70 पार है, वो प्रतिपक्ष के नेता को अगर बालक शब्द कह के संबोधित करेंगे, कम से कम 10 बार आज वो बोले हैं, तो ये क्या शोभनीय बात है?
ये क्या परंपराएं आप साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी जो बालक जिनको आप कह रहे हैं, उन बालक नहीं, अपने हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन को धूल चटवा दी। 2014 में मोदी सरकार, 19 में मोदी सरकार और अब की बार एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि एनडीए बोलो, और एनडीए अगर नहीं बोलोगे तो सत्ता से बाहर रहोगे। उन नेताओं को अगर आप बार बार बालक बोलते हो, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, पिछले 10 साल से उनकी छवि को किस तरीके से खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी कभी नहीं बोले। कभी बंगला छीन रहे हो, कभी पार्टी छीन रहे हो, कभी बैंक छीन रहे हो। कितना तोड़ा गया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। 400 बार तो हमारी भी थी, आपकी तो 400 बार आई भी नहीं, आपकी तो आई भी नहीं, खाली जुमलों में बन के रह गई। और हमने कभी भी आपके किसी नेता को इतना परेशान कभी नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना परेशान नहीं किया। हमने हमेशा सम्मान किया। और आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं मैं, देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से लंबी लंबी बातें करके बच्चों की बातें सुना रहे हैं कि बच्चा साइकिल से गिर जाता है, बड़े आते हैं कहते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई। ये बातें प्रधानमंत्री जी के मुख से शोभा नहीं देती है। आज पूरा देश सुन रहा है। क्या अपेक्षा कर रहे थे आप? क्या अपेक्षा कर रहे थे? प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दा, अगर उनको लगता है कि प्रतिपक्ष के नेता बालक हैं तो उन बातों को टालो ना। और जो 50 मुद्दे छेड़े उन पे जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, महिला पहलवान पे जवाब दो, किसान पे जवाब दो, बेरोजगारी पे जवाब दो। और सबसे ज्वलंत मुद्दा, जिस मुद्दे ने, जिस नौजवान ने आपको साइड में कर दिया, नीट पे जवाब दो ना। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बिहार में स्टार्टिंग में कोई वहां के एक नेता के पीए का फोन चला गया कमरा बुक कराने के नाम पे, तब तो भारतीय जनता पार्टी ढोल बजा रही थी। फिर जैसे जैसे आंख आगे किसकी, गुजरात चली गई, महाराष्ट्र चली गई, हरियाणा चली गई, राजस्थान में भी आ गई, अब भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला लग गया है। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है, युवाओं के गार्जियन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जी के पीछे पड़ने की बजाय वो हिंदुस्तान में जितने भी लोग नीट कर रहे हैं या नीट के मामले में या पेपर एक में चीट कर रहे हैं, उनको पकड़े और सलाखों के पीछे भेजे और युवाओं के साथ न्याय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं शैलेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपको मालूम है कि आपने पार्लियामेंट सुना होगा, राहुल गांधी से ज्यादा लल्लन सिंह बोल गए। पता है आपको आज इस बात का? प्रधानमंत्री जी के लिए भी और गृह मंत्री जी के लिए भी, सबके लिए बोला, सुना होगा आपने। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? देखिए, ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, बात आप देखिए। बोल कौन रहा है, बात ये है। मेरी बात नहीं, बोल कौन रहा है उसकी बात नहीं है। अभी ये जो संसद सत्र पहला चला चुनावों के बाद में, इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ। आज जो डिबेट होनी है वो अभिभाषण पर होनी है, और अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति जी ने 10 साल का जो विकास का एजेंडा था, जो बुनियादी सुविधाएं भारत की जनता को दी गई, किस तरह से हमने भारत की रक्षा की, किस तरह से हमारी विदेश नीति आगे बढ़ी, इन सब तमाम बातों को रखते हुए आगे का विजन बताया कि अब आगे हम इन कैसे कंटिन्यू। अभिभाषण का मतलब ही यही होता है। मेरा तो छोटा सा सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी को बालक बोला गया कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी वाला सवाल लिया था। बात तो पूरी कर लीजिए। मेरा छोटा सा सवाल है, लल्लन सिंह जो बोल गए, अगर आप उनको देखेंगे तो राहुल गांधी तो सीधे सीधे ऐसा कुछ बोल भी नहीं पाए जितना लल्लन सिंह बोल गए। उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए, लल्लन सिंह की बात को हम संज्ञान में लेंगे। आप जो बात एलओपी की है, जो संवैधानिक पद है जिस पर आपको अभिभाषण पे बहस करनी है, वो बहस आप कर नहीं रहे। आपने बहुत अच्छी बात करी। यही तो आपने कहा कि अगर वो तथ्यों के साथ आते, वो बताते कि आपके 10 साल की इस विदेश नीति में ये कमियां थी, आपके विकास के एजेंडे में ये कमियां थी, आपने 11 करोड़ शौचालय दे दिए, ये थोड़ी सी 2 करोड़ और दे दो, आपने 4 करोड़ मकान दे दिए, 1 करोड़ मकान और देने चाहिए थे, आपने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, इस नारी वंदन अधिनियम को ऐसे लागू करो, आपने जो इतने डेवलपमेंट के काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के, उस काम को और तीव्र गति से चालू करो। तो अगर वो एक रोड मैप देते, एक विजन देते तो बहुत अच्छा लगता। उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया। आप बताइए, महंगाई पर आपको भारत की जनता ने 10 साल रिजेक्ट कर दिया, बेरोजगारी पर आपको 10 साल रिजेक्ट कर दिया, आपको उदारीकरण जो आपकी बात आप रखना चाहते थे उस पर आपको रिजेक्ट कर दिया, भ्रष्टाचार पर आपको भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपको लगातार 10 साल से भारत की जनता रिजेक्ट करती आ रही है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता खुश हो रहे हैं कि धूल चटा दी। अरे भाई, भारत की जनता ने
तो उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को धूल चटा दी जिसके अस्तित्व की खत्म होने जा रहा था, जिसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी। किस तरह से राहुल गांधी जी जाके विदेशों में भारत के लोकतंत्र की बुराई करते थे, संविधान की हत्या होना बताते थे, किस तरह से यहां चुनाव आयोग को कोसते थे, किस तरह से ईवीएम को कोसते थे, ये पूरी भारत की जनता ने देखा। तो योगेंद्र जी को कहना चाहिए था, वो उन्होंने अभी भाषण में नहीं किया। और आज भी हम यही कहते हैं, हम चाहते हैं एक विपक्ष मजबूत विपक्ष हो, एक सकारात्मक रचनात्मक बहस करे, हमको डेटास दे, इनपुट्स दे, हमको बताए कि पॉलिसीज में कहां कमी है, किस तरह से इस पॉलिसी को और इंप्रूव करा जा सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस का डिवीजन, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। चलिए मैं एक बात और जानना चाहूंगा सर, हमारी जब डिबेट हो रही थी उससे ठीक पहले हम कोशिश करते हैं, ऐसे डालते हैं, किसी की इच्छा होती है, कोई डाल देता है, नहीं डालता, कोई डालना चाहिए कि भाई आज हमारा एजेंडा है, अगर इस पे कोई सवाल हो आपका, तो कुछ लोगों को सवाल भी आते हैं। नीट को लेकर के बड़ी चिंता है बच्चों के अंदर, आपको खुद को भी मालूम होगा क्योंकि आप भी ग्रास रूट पे घूमते हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा। और सबसे रोचक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, वैसे खैर आपकी इच्छा है, बताएं नहीं बताएं, नीट पे जब बहस के लिए चैनल्स ने बुलाया तो आना ही बंद कर दिया बीजेपी ने कि नहीं इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, डेफिनेटली मुद्दा है। और देखिए, भारत के युवाओं की पीड़ा को हम समझते हैं, जो सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। नहीं, सॉल्यूशन के लिए तो बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं पेपर लीक माफिया का परमानेंट सॉल्यूशन करना। आप देखिए, तो है, लेकिन इसीलिए जांच हमने सीबीआई को दी है, और सीबीआई ने 7-8 राज्यों में, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, एक बात उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सही दिशा में चल रही है सर। सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा हूं, कुछ तो हुआ ही है। पर मुझे एक चीज बताइए सर, आप नीट पीजी जो व्हाट्सएप पे पता लग गया एजेंसी को कि ये व्हाट्सएप पे पेपर आया था, उसको तो आपने रद्द कर दिया। और जिसका प्रूव हो गया, गिरफ्तार किसको किया जाता है सर? आप तो लॉयर भी हैं, कुछ न कुछ होते हैं गड़बड़, तभी तो गिरफ्तार करते हैं अपन। नहीं, निश्चित तौर पे। फिर इसमें अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया। नहीं, डिसीजन होगा, आप देखिए डिसीजन होगा, क्योंकि हम समाधान करने में विश्वास करते हैं, हम जड़ से मिटाने में विश्वास करते हैं। पेपर लीक की बीमारी को जड़ से मिटा देंगे, जिस तरह से हमने कानून बनाया। आप बताइए ना, 70-75 साल में कानून बना था कि राष्ट्र में, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया। हम युवाओं की पीड़ा को समझते हैं, हम पेपर लीक को खत्म कर देंगे। जो भी माफिया है उस अपराधियों को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और आगे आने वाले समय में फुल प्रूफ एग्जामिनेशन हो, उसका प्रयास करेंगे। बड़ी खुशी होगी, अगर होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा एग्जाम जो देता है उसकी पीड़ा हमें समझनी चाहिए। और नहीं होगा तो फिर मैं क्या कहूंगा इस पे। तो मैं अनिल जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं बहुत अच्छी बात है, सार्थक बहस होनी चाहिए, फैक्ट्स के साथ में होनी चाहिए। मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, आप भी हमारे साथ असेंबली में कई बार जाते हैं, पार्लियामेंट भी हम अपन देखते हैं, जाने का अवसर तो खैर मुझे मिला। कोई भी अब सार्थकता का नाम, मुझे लगता है कि सार्थक जो शब्द शायद उसको नहीं आपको लगता है कि शर्म आती होगी। कोई भी सामने वाले के फैक्ट सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आजकल हो क्या गया, अगर सामने किसी ने भी अगर कुछ आपको बता दे, जिन स्टेट्स में राजकुमार जी बता दें, अशोक गहलोत जी के टाइम पे अगर अपोजिशन ने कोई भी फैक्ट बताया हो, उसको उन्होंने स्वीकार किया हो कि हाँ ये बिल्कुल हम कर सकते हैं, या शैलेंद्र जी बता दें, अच्छे सुझाव किसी भी के भी आए होंगे, हाँ ये अच्छा सुझाव था कि हमारी गवर्नमेंट ने फलाने स्टेट में या पार्लियामेंट में हमारी सरकार ने इनको स्वीकार किया, महज एक दिखावा माना जाए इससे? देखिए, बिल्कुल सरकारों का अक्सर ये रहा है कि क्या किया है, अच्छा क्या रहा उनके कार्यकाल में, वो हाईलाइट करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी सरकार के अंदर कुछ कमियां नहीं रही होंगी, लेकिन आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि किसी सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि हमने ये वादा किया था, ये कदम हम नहीं उठा पाए, अगले साल हम ये कदम उठाएंगे। या फिर सरकार अगर बदली है तो सामने वाली जिस पार्टी की सरकार बनी है उससे उम्मीद की जाए कि हाँ मेरा ये वादा था, जनहित में नहीं हो पाया। तो ऐसे में कमियां कभी नहीं गिनाई जाती हैं। और ख़ासतौर से ये देखा जाता रहा है कि सदन में भी जो सवाल होते हैं उस पर या तो मंत्री का जवाब नहीं आता, सब लोग सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। जवाब अगर आता है तो सत्ता पक्ष की विपक्ष की ओर से कई बार ये देखने को मिलता है कि उस लाइन पर नहीं चला जाता। खासतौर से सदन की अब ये स्थिति हो गई है कि ऐसा लगता है कि जनसभा का मंच लग रहा हो, पब्लिक उनके सामने है, या तो वहां पर चुटकुले बोलने हैं या फिर किसी तरह का उदाहरण वहां पर दिया जाना है। एक सदन की गरिमा जो होती है, लोकसभा एक बड़ा सदन है, उस सदन के अंदर गरिमा भी होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है तो नेता प्रतिपक्ष का अगर कुछ गलत है
सदन के नेता को उसका उसी तथ्यात्मक आधार पर जवाब भी देना चाहिए। ये लेकिन ये चीजें सब गौण हो गई हैं। अब सदन की स्थितियां ये हो गई हैं कि जनसभा में जितना हुड़दंग, जितनी आवाज, जितना शोर शराबा नहीं होता, उतना शायद लोकसभा और राज्यसभा में इन दिनों देखने को मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि पीड़ा है हर किसी की, और मुझे लगता है हमारी स्पोक्स पर्सन जो पार्टी है उनकी भी पीड़ा होगी। किसी देश के नागरिक पहले हैं, उसके बाद में शायद किसी पार्टी का दामन थामा होगा। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उम्मीदों से लोग देखते हैं कि हाँ वहाँ शायद कुछ होगा, और जब पता लगता है कि हाउस का मखौल उड़ाया जा रहा है जिससे बचा जा सकता था, जो चीज़ हल्ला की भेंट, मज़ा मुझे तो लगता है आजकल शायद मेंबर्स यही तैयारी करके जाते हैं कि आज किस मुद्दे पर हुड़दंग करना है। हुड़दंग मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जो सामने दिखाई देता उसको हुड़दंगी कहते हैं। जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, बहस हो, और होना चाहिए। अपोजिशन भी अगर कोई बात करता है तो हवा में नहीं, फैक्ट से साथ में होना चाहिए। वहाँ बैठे, आसन पे बैठे व्यक्ति को देखे नहीं देखे, लेकिन पब्लिक आपको देख रही है। अगर आप फैक्ट्स के आधार पे अगर आप चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल बाध्य होना पड़ेगा। आप अपनी लीग क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कोई भी हाउस हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर में असेंबली हो, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें वास्तव में फैक्ट्स को आधार बनाएं, चर्चा उसी पे करें और आगे बढ़ाएं। तब मुझे लगता है कि सार्थक बहस और लोकतंत्र की जो आत्मा है जिसे हमें बरकरार रखना है, वो तभी सार्थक हो पाएगी। अदरवाइज़ तो इसी तरह से चर्चाएं होंगी, बहस होगी, और वहाँ बैठे ताली पीटते रहेंगे। जब भी तो कोई भी कह देता है कि बस में बैठने वाला व्यक्ति, कोई छोटी बहुत भी हॉट टॉक्स होती हैं, क्या इसको विधानसभा समझा है क्या, संसद समझा है क्या? क्यों कहते हैं? गली के झगड़े को लोग ये कह देते हैं, बस इसी तरह तो होता है क्या? बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा, उनका मुझे अच्छे से ध्यान है, असेंबली के अंदर उन्होंने उठाया था, सब बड़ी तकलीफ होती है जब ये सुनते हैं बस में या गली में कोई लड़ता है ओछेपन से, तो कहा क्या इसको विधानसभा समझ रखा है, संसद समझ रखा है? तो अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारी गिरावट किस स्तर तक जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।